हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज। सो एज यू नो, एज पर द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, आजकल जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन अ लार्जर स्केल। सो इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री with the statement type MCQs. Total 210 MCQs will be covered in this series, amongst which chapter 1 and chapter 2 have already been completed. अगर आपने नहीं देखा है तो you can click on the I button right now to watch these lectures, or you can go to the description of this video to find the link of these two chapters. Now, our today's chapter is going to be the economic impact of British rule in India, in which we are going to study what economic impact did the British rule had on India, as well as what were the economic policies, as well as how the economic and political policies of the British India were related and they can be used interchangeably. So let us start our today's session. And yes, if you want the PDF, you can see the pinned comment section. So let us start our today's session. Now let us start our today's chapter, that is the economic impact of the British rule in India. But before we start the MCQs and before we start solving questions, I would like to give you a brief summary about what all happened when the economic impact of British rule, how did this impact India, and in what ways the different sectors such as the industry in India, सच एज द एग्रीकल्चर, ये सब किस तरीके से इफेक्ट हुए, ये मैं सारा आपको अभी एक समरी प्रोवाइड करता हूँ विद इन 5 to 7 मिनट्स। नाउ अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, ओके, तो एज पर द हिस्टोरियंस दिस कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 phases. द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases. अब ये 3 phases कौन से हैं? सबसे पहला तो है mercantilist phase. Mercantilist phase, this is the first phase. Okay, अब as the name suggest mercantilist, तो इसका क्या मतलब है? मर्चेंट। मर्चेंट मतलब क्या होता है? मर्चेंट मीन्स ट्रेडर्स। ओके, तो ये एक ऐसा टाइम था जिसमें कि आपको पता है ये टाइम पीरियड जो था ये 1757 से लेके 1813 तक का पीरियड था। अब आपको ये चीज़ पता ही होगी कि 1757 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था बैटल ऑफ पलासी। ओके, अगर बैटल ऑफ पलासी के बाद की मैं बात करूं 1764 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। अब आप बोलोगे कि अब तो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बता रहे हो, तो यहाँ पे बैटल्स कहाँ से आ गए? बट अगर आपने पहले की वीडियोस को देखा होगा तब आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, पहले के 2 लेक्चर्स को आप ज़रूर देखना। इसमें ये होगा कि आपकी एक बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी सेट होगी जो आपको हेल्प करेगी आगे के सब्जेक्ट्स को एंड आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी 1765 में। ओके, अब जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें दीवानी राइट्स दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स को ले लिया था। कौन से 3 जगह के? तो बिहार का दीवानी राइट, बंगाल का दीवानी राइट एंड ओडिशा का दीवानी राइट। तो हमें क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश इंडिया का, उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली तो एक्सपैंड किया ही। 1765 के बाद बिहार के जितने भी फाइनेंसेस थे, बंगाल के जितने भी फाइनेंसेस थे, ओडिशा के जितने भी फाइनेंसेस थे, ये सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपने अंडर जो है वो सबस्यूम करना शुरू कर दिया ना। अब इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी पैसा कमा रही थी, जितना भी लैंड रेवेन्यू कमा रही थी, उस लैंड रेवेन्यू का यूज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने में करती थी, तो इंडियन
गुड्स को बहुत ही सस्ते प्राइस पे खरीदती थी एंड देन उसको एक्सपोर्ट करती थी यूरोप में। ओके, अब इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि इंडिया के ही पैसे से इंडिया के गुड्स को खरीदा जाता था एंड उनको बाहर की कंट्रीज में बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में बेचा जाता था। मतलब इंडिया के गुड्स के ट्रेड का फायदा इंडिया को नहीं मिला। ओके, दिस वाज बेसिकली द मर्केंटलिस्ट फेज, जहां पे मर्चेंट्स आए और इंडिया से गुड्स खरीद के वो बाहर ले गए। बात करते हैं अब दूसरे फेज की, वॉच विच वॉज द सेकेंड फेज। दिस वॉज द इंडस्ट्रियल फेज। अब ये इंडस्ट्रियल फेज कब स्टार्ट हुआ था? तो इट स्टार्टेड इन 1813। 1813 क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 1813 में लॉन्च हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया। अब इस चार्टर एक्ट की एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी ट्रेड मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी ट्रेड मोनोपोली थी डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री जो कि थी चाइना, चाइना से रिलेटेड मोनोपोली को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया था 1833 तक। इसके अलावा ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। अब इस ट्रेड मोनोपोली के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश या ब्रिटेन की जो लैंकशायर की टेक्सटाइल मिल्स थी, उन्होंने क्या किया, फिनिश्ड टेक्सटाइल गुड्स को इंडिया पे इम्पोज करना शुरू किया। तो जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो थे वो फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों पे लाए जाने लगे ना, जब ये गुड्स को बहुत ही सस्ते दामों पे इंडिया में लेके आया गया तो इंडिया के जो लोकल गुड्स थे वो इस सस्ते प्रोडक्ट से compete नहीं कर पा रहे थे। एंड अल्टीमेटली इस इंडस्ट्रियल फेज में क्या हुआ कि इंडिया फ्रॉम बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल became a raw supplier became a supplier of the raw materials such as cotton, indigo, जूट। इन सभी प्रोडक्ट्स का इंडिया जो है वो रॉ एक्सपोर्टर बन गया। अब ये जो रॉ मटेरियल था ये यूके भेजा जाता था, लैंकशायर में उसी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था एंड इन फिनिश्ड गुड्स को इंडिया पे इम्पोज किया जाता था। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल फेज में क्या हुआ कि इन द इंडस्ट्रियल फेज इंडिया वॉज in the industrial phase, India was made a finished good markets of British product. क्लियर है ये बात आपको? नाउ अगर मैं बात करूं लास्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तो वो था फाइनेंशियल कैपिटलिज्म फेज। अब ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म फेज कब से स्टार्ट हुआ? तो एक बार मैं आपको सब रिवाइज करवा देता हूँ कि मर्केंटलिस्ट फेज की मैं अगर बात करूँ, एम से मर्केंटलिस्ट है। एम मर्केंटलिस्ट फेज जो स्टार्ट हुआ था 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म फेज जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ओके, कब तक ये चला था? 1858 तक चला था। ओके, अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल कैपिटलिज्म फेज क्या था? ये था 1858 के बाद। दिस वाज जस्ट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के जस्ट बाद का ये पीरियड था। अब इस पीरियड में क्या हुआ था? 1858 में क्या हुआ था? सबसे पहले तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये सबसे पहली डेवलपमेंट थी। सेकेंड डेवलपमेंट क्या थी कि गुड गवर्नेंस एक्ट आया। गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1858 आया एंड इसके बाद क्या हुआ? बेसिकली गुड गवर्नेंस एक्ट से क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली एज्यूम की इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर। ओके,
थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, ही वॉज टू बी द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन हु हैंडल्ड इंडिया। ओके, नाउ अब जब क्राउन के पास पावर ट्रांसफर हो गई तो पैसा इन्वेस्ट किया जाने लगा रेलवेज में, पैसा इन्वेस्ट किया जाने लगा पोस्टल सर्विसेज में, पैसा इन्वेस्ट किया जाने लगा बैंकिंग में। एंड एक बहुत स्पेशल बात ये थी कि इन सब की इन्वेस्टमेंट जो हमारे कंट्री के बाहर से आ रही थी, उनको 5% का गारंटीड रिटर्न जो है वो प्रॉमिस किया गया था। उनकी इन्वेस्टमेंट पे 5% का गारंटीड रिटर्न जो है वो उनको प्रॉमिस किया गया था। अब ये रिटर्न कहाँ से जाता? ये रिटर्न जाता जो इंडियन टैक्स पेयर्स थे, उनकी टैक्सेस से ये सारा रिटर्न जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज एंड बैंकिंग ये जाने लगा। एंड अल्टीमेटली आपको पता है बाद में हमारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे सच एज दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी ने भी यहाँ पे आपको पता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा। ओके, अब इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इंडिया पे एडवर्सली पड़ा था, इसकी क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या पॉलिसीज थी, तो ये पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था परमानेंट सेटलमेंट। अब बस आप इसका ईयर याद रख लेना, कुछ फीचर्स याद रखना एंड किसने इंट्रोड्यूस किया था ये याद रख लेना, इससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन से रीजन में इंट्रोड्यूस किया था? तो प्रेजेंट डे बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ था, देन ये बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इसके एडिशन में ये ओडिशा में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब परमानेंट सेटलमेंट में हुआ क्या था कि लैंड लॉर्ड्स या जमींदार्स की ग्रोथ हुई, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा लॉयल बने ब्रिटिश एम्पायर के लिए। ओके, बस इतनी बात जाननी आपको ज़रूरी है। बाकी इनका क्या इम्पैक्ट था ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सेकेंड सिस्टम जो इकोनॉमिक सिस्टम था फॉर कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज वाज रियोतवारी सिस्टम। अब रियोतवारी सिस्टम जो था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने। एंड एक और इंसान थे, वो थे एलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो एंड एलेक्जेंडर रीड। अब ये रियोतवारी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये मद्रास में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें क्या था रियोतवारी सिस्टम में कि जो मिडिल मैन इंट्रोड्यूस किया गया था। अब मिडिल मैन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा जमींदार यूज टू एक्ट एज अ मिडिल मैन। तो जमींदार और मिडिल मैन को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया था। रियोतवारी सिस्टम में मिडिल मैन्स को एलिमिनेट कर दिया गया था एंड जो रेवेन्यू का सेटलमेंट होता था ना गवर्नमेंट का, तो वो रेवेन्यू जो थी गवर्नमेंट डायरेक्टली सेटल करती थी रियात से। ठीक है, जिन नौ रियात कौन थे? रियात होते थे कल्टीवेटर्स। एंड बिकॉज मिडिल मैन को एलिमिनेट किया गया एंड रियात मतलब कल्टीवेटर से डायरेक्टली जो है वो सेटल किया गया, दैट इज वाई दिस सिस्टम इज नोन एज रियोतवारी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो महलवारी सिस्टम था। अब महलवारी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहले तो ये होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट के जो प्रोविंसेस थे यहाँ पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। रेवेन्यू सेटलमेंट का मॉडल सेम था कि मिडिलमैन को एलिमिनेट किया गया था एंड महल्स विच वेयर ऑल्सो नोन एज द होल विलेज, एक कंप्लीट विलेज को महल बोला गया एंड विलेजेस से डायरेक्टली जो थी वो रेवेन्यू सेटल की जाने लगी। ओके, नाउ अब इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहला इम्पैक्ट तो था एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियलाइज हो गया। एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियलाइज हो गया एंड कमर्शियलाइज होने का मतलब क्या है कि जैसे कॉटन, इंडिगो, जूट, ओपीएम, शुगर, ये जो है वो कैश क्रॉप्स जो होते थे, कमर्शियल क्रॉप जो होते थे,
उनको एक्सपोर्ट किया जाने लगा बाहर, जहाँ से फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो थी वो आने लगी। इसके अलावा क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि मिडिलमैन आ गए, क्योंकि रेट ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई था, तो द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इट गॉट impoverished, एंड इन एडिशन टू दैट इनडेटनेस जो थी, कर्जा जो था किसानों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या इम्पैक्ट था, तो जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो बेसिकली इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। अब हम डील करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन से, एंड क्वेश्चंस को डील करने के साथ साथ जो भी नए पॉइंट्स आएंगे हम उनको अकॉर्डिंगली डील करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहला स्टेज क्या था, मैंने आपको बताया है, ये मर्केंटलिस्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज क्या था, इंडस्ट्रियल स्टेज था। तो अब इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, देखते हैं। ड्यूरिंग द मर्केंटलिस्ट फेज फ्रॉम 1757 to 1813, the East India Company utilized the revenue of Bengal to finance its export to England. Absolutely ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मर्केंटलिस्ट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये मर्चेंट बनता है। मर्चेंट मतलब क्या, कि मर्चेंट क्या करता था कि लोकल गुड्स को खरीद के एंड यूरोप में भेजा जाता था, एंड यूरोप में उसको सेल किया जाता था, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फेज क्या था, इट सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 1813 विच अलाउड द टू वे ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन द सेकेंड फेज हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज वेयर इम्पोज्ड ऑन इंडियन प्रोडक्ट एंटरिंग इंग्लैंड टू डिस्करेज देयर सेल इन द मार्केट। अब सेकेंड फेज या इंडस्ट्रियल फेज में क्या हुआ था, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इस फेज में बेसिकली ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको एंड कर दिया गया था। अब ट्रेड मोनोपोली एंड होने से क्या हुआ था कि जो लैंकशायर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट थे, फाइनल मेड ब्रिटिश टेक्सटाइल प्रोडक्ट थे, उनको इंडिया में डंप किया जाने लगा। ठीक है, तो इंडिया से क्या होता था, इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स होते थे टेक्सटाइल के उसको डिस्करेज किया जाने लगा। एंड अल्टीमेटली हमने क्या देखा, अल्टीमेटली हमने ये देखा कि इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट किए जाने लगे रॉ मटेरियल्स। तो आप मुझे बेसिक सी बात बताओ कि ये सेकंड स्टेटमेंट में हमसे ये बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल फेज में इट सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 1813 विच अलाउड फ्री टू वे ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। तो आप मुझे बताओ क्या ये सेकंड स्टेटमेंट सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि वन वे ट्रेड था ना, वन वे ट्रेड था। द इंडियन इकोनॉमी वॉज कट ओपन, it was opened for the Britain, it was open for the industries of the Britain. So ultimately what happened was the Britain made final goods and manufactured textile were dumped and imposed on India. Okay, this is what happened. So this was a one way trade, it was a one way trade and it was not a two way trade. समझ आ गई ये बात? तो सेकंड स्टेटमेंट में हमसे बोल रहा है कि इट वाज टू वे, नो इट वाज अ वन वे ट्रेड। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली हमारे करेक्ट हैं। सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द थर्ड स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या फाइनेंशियल फेज एंड इट्स इम्पैक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Now, the financial phase began roughly from 1860s onwards, during which India was consolidated as a market for manufacturer and a supplier of raw materials. Absolutely correct. Roughly 1860s के आसपास शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया था, एंड
इस एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से क्या हुआ था कि इस एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से द ब्रिटिश क्राउन ने एज्यूम कर लिया था डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड द पोस्ट एंड द टेलीग्राफ सिस्टम इन 1853 आर एसोसिएटेड विद द एरा ऑफ इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन। तो सेकेंड फेज थर्ड फेज के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि रेलवेज को सेटअप किया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। याद है ना, इस तरह से चार्ट बना के बताया था कि इन सबकी इन्वेस्टमेंट पे जो 5% रिटर्न था वो दिया जाता था फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी। तो रेलवे सबसे पहले कब चली थी? 1853 में चली थी, आपको पता है। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई टू थाने। ये तो बेसिक पॉइंट्स आपको पता ही होंगे। एंड ये रेलवेज किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? डलहौजी ने किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये भी डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ये सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में। ड्यू टू हैवी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग दिस फेज द ओवरऑल बर्डन ऑफ पब्लिक डेट ऑन इंडियन इकोनॉमी वाज सिग्निफिकेंटली reduced। अभी मैंने आपको बताया है कि जो टैक्स पेयर का मनी था उससे 5% का गारंटीड इंटरेस्ट रेट जो था वो प्रोवाइड किया गया था इन्वेस्टर्स को। तो जब उनको पैसा दिया जाएगा तो क्या इंडिया का जो पब्लिक डेट है वो घटेगा या वो बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? तो थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो आप ये समझ पाओगे कि द ओवरऑल बर्डन ऑफ पब्लिक डेट ऑन द इंडियन इकोनॉमी was significantly reduced. This statement is wrong. It was not reduced, but on the other hand, it was increased significantly. That is why our third statement here is incorrect. And only the first and the second statement is true. Okay. बात करते हैं अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो वी कैन सी हियर दैट हेवी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग दिस फेज एक्चुअली लेड टू एन इंक्रीज इन द पब्लिक डेट। बिकॉज अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप वहां पे रीजन ये बताओगे, बिकॉज 5% of the guaranteed interest rate was promised. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, दैट इज़ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में मैंने आपको बहुत ही डेप्थ में अभी तक नहीं पता क्या कहते हैं बताया है, बट इस क्वेश्चन में हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से रिलेटेड हर फैक्ट को यहाँ पे समझेंगे। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस to the drain of wealth theory, consider the following statements. Now, this theory was first detailed by R.C. Dutt in his 1867 book, The Poverty and the Un-British Rule in India. अभी मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन में बता रहा था उस टाइम मैंने आपको ये बताया है कि द पोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नावरोजी। दिस बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नारोजी इन द ईयर 1867, नॉट आरसी दत्त। अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रिफ्रेम कर दूं कि हु ऑल आर नोन एज द economic critique, who all is known as the economic critique, तो वहां पे दादा भाई नारोजी का नाम आएगा। दादा भाई नारोजी के अलावा आरसी दत्त का भी नाम आएगा। ओके, सो poverty and the un-British rule
in India. This was not written by R.C. Dutt. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हम डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आंसर की बात करें तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि आंसर सेकेंड एंड थर्ड है. बट स्टिल मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करके बताऊं. सो लेट मी डिस्कस दी अदर ऑप्शंस एज वेल. ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर. नाउ बात करते हैं अब सेकेंड स्टेटमेंट की. सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस ड्रेन वॉज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल फेज वाली इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेलवेज में इन्वेस्ट किया गया, कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट किया गया, एंड इसके रिटर्न में 5% इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया. ये वही वाली इन्वेस्टमेंट है. एंड जो हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे, हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये जो इन्वेस्टमेंट थे ये एक पैराडॉक्सिकल टर्म था. ओके, इन्वेस्टमेंट को हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक्स ने ड्रेन बोला था. ओके, which meant purchasing Indian goods out of the revenues of Bengal and exporting them. Okay, that is why second statement is right. Next मैं बात करूं तो home charges is a very important term that is associated with the drain of wealth theory. Now home charges की बात किया जाए, including the cost of salaries and pension of company officials in India, we are paid directly from the treasury of India. This is absolutely correct. This is what home charges meant. Okay, that is why second statement जो है, third statement जो है हमारा absolutely correct है. So 2 and 3 will be the correct answer to this question. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th. विथ रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि 1793 में ये जो था इट स्टार्टेड. सेकंड इंफॉर्मेशन कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था. कौन से एरिया में इंट्रोड्यूस किया था? बिहार में इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, एंड उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया था. इसके अलावा मैं और क्या बता चुका हूं कि सॉरी, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि दिस परमानेंट सेटलमेंट इट क्रिएटेड अ लॉयल ग्रुप ऑफ जमींदार्स. ओके, नाउ it was planned by John Shore and officially introduced by Lord Cornwallis in 1793. Next, under this system, the zamindars were declared the owner of the land and were permitted to keep 10 by 11th of the revenue collected for themselves. If we see the second statement, यहाँ पे है कि the zamindars were declared the owners of the land. ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि एब्सोल्युटली जमींदार को ऑनर बना दिया गया था लैंड का. बट जब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, सेकंड पार्ट पढ़ोगे मतलब स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे लिखा है दे वेयर परमिटेड टू कीप 10/11th ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर देमसेल्व्स. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जमींदार को ये परमिशन दिया गया था कि आप 10/11th जो है रेवेन्यू लैंड का वो आप अपने पास रखो. तो अब आप मुझे ये बताओ कि परमानेंट सेटलमेंट जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर है, परमानेंट सेटलमेंट जिसमें कि जमींदार्स को इंटरमीडियरीज बनाया गया है, क्या उनको 10/11th ऑफ द रेवेन्यू को रखने की परमिशन दी जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं. तो 10/11th ऑफ जो रेवेन्यू था इट वॉज केप्ट बाय द ब्रिटिश इंडिया ओनली. Only 1/11th of the revenue was kept with the zamindars.
तो यहीं से अगर आप लॉजिकली इस चीज को पढ़ोगे तो आप सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली गलत है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सिस्टम लेड टू फिनोमिनन ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वेयर जमींदार स्टेड इन टाउन एंड एक्सप्लॉइटेड देयर टेनेंट्स। क्योंकि जमींदार पे एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन थी पेमेंट की। ओके, एंड ऑब्लिगेशन कैसे थी? तो परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके साथ ही सनसेट लॉज लेके आए गए। अब इन सनसेट लॉज में क्या होता था, इनमें अगर कोई जमींदार स्टिपुलेटेड जो उसकी रेवेन्यू है वो सबमिट नहीं करता है तो उसके जो स्टेट थे उसको बेच दिया जाता था दूसरे लैंडलॉर्ड को। मतलब रातों रात किसी जमींदार जिसके अंडर जो जमीन का उसको मालिक डिक्लेयर किया गया है उस जमींदार को हटा के दूसरा जमींदार को ले आया जाता था। क्यों? बिकॉज दैट जमींदार वॉज नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू ऑन टाइम। ओके, सो दैट इज वाई ये जो जमींदार थे ये इनका ध्यान एग्रीकल्चर पे तो बिल्कुल नहीं था। इन जमींदार का ध्यान जो था वो पीजेंट्स पे तो बिल्कुल नहीं था। इनका ध्यान कहाँ था? इनका सारा का सारा ध्यान था रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने में, सो दैट इनके जो स्टेट्स जो इनको दिए गए थे जिनका इनको ओनर बनाया गया था वो इनके पास ही रह सके। दिस वॉज द मेन टारगेट। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट। एंड वाई इट इज नॉट करेक्ट ये चीज हमने अभी देख ली। ओके, जो जमींदार थे मैंने आपको बताया 1/11 ऑफ द रेवेन्यू उनको रखने की परमिशन दी गई थी। सो ये जो है ये चीज हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विथ रेफरेंस टू द रियोतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड primarily in Bombay and Madras based on the recommendation of Viceroy Monroe and Charles Reed. Second, the revenue was permanently fixed in perpetuity to secure the cultivator from the periodic extortion of the government. Next, the assessment of revenues was theoretically based on scientific rent theory proposed by Ricardo. Absolutely correct है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉम्बे एंड मद्रास में इसको इंट्रोड्यूस किया था एंड अलेक्जेंडर चार्ल्स अलेक्जेंडर रीड was the propounder of this theory and वायसरॉय मनरो ने भी यहाँ पे योगदान दिया था। अब सेकेंड पॉइंट है द रेवेन्यू वॉज परमानेंटली फिक्स्ड। नहीं, इट वॉज फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन टाइम। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन टाइम बट इट वॉज नॉट परमानेंटली फिक्स। परमानेंटली फिक्स जो थी रेवेन्यू वो किया गया था परमानेंट सेटलमेंट में। ओके, दैट इज वाई जो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। ओके, so the revenue was not fixed in perpetuity, it was fixed for a period not exceeding 30 years and it was also based on the soil quality and crop का nature. That is why जो second statement है हमारा वो incorrect है, only the first and third statement here is true. बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द महलवाड़ी सिस्टम एंड द colonial impact of land revenue system, consider the following statement. The Mahalwari system was a modified version of Zamindari system introduced in Ganga Valley, northwestern frontier province, parts of central India and Punjab. This is our first statement जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश देयर सेटलमेंट वाज मेड विथ विलेज कम्युनिटीज नोन एज भाईचारे और महल्स विच मेंटेन्ड अ फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप। ये भी मैंने आपको बताया था। तो दो स्टेटमेंट तो वहीं से डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। थर्ड है हमारा अ मेजर कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ दीज लैंड सेटलमेंट्स वाज दैट दे रीइंफोर्स ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स एंड स्टेबलाइज द रूरल सोसाइटी। अब
अभी तक के सेशन में मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं उसकी एक समरी मैंने आपको लास्ट में दिया था कि इंडिया का जो लोकल एग्रीकल्चर था एंड इंडिया का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट था, इट सफर्ड वेरी 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 बैडली ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन चीज़ों ने री इन्फोर्स किया था ट्रेडिशनल कस्टम्स को एंड रूरल सोसाइटी को स्टेबलाइज किया था। ब्रिटिश की कोई सी भी इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है इंडियन सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में। कंट्रीब्यूशन तो ज़ीरो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो वो ज़्यादा पड़ा। तो थर्ड स्टेटमेंट आप लॉजिकली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो और हम इसको एलिमिनेट करेंगे भी। थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ, हमारा आंसर 1 एंड 2 ओनली यहाँ पे आ गया। ओके, सो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो। सो विद दिस जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसको मैंने कोशिश की है बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं इसको कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छे एंड डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस, सब्सक्राइब करने से भी पहले एक काम करना कि प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाके एक बार देख लेना। आपकी जीएस एंड जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड 90% of the content has already been uploaded freely on this channel. So you can go to the playlist section, you can go to the videos and explore the videos that are there. Okay, so thank you for watching this video and keep studying.